अब आ गए हो तो क्या बोले, नहीं आते तो बोलते हैं। हाँ पहले बोलना चाहिए था, कल ही स्ट्राइक कर देना चाहिए था कि नहीं आएंगे। क्या ना ना, अब आ गए ना, मेहनत करके इतना दूर आया तो फिर क्या ही जाएंगे वापस। किरा 10-20 रुपए का किराया लगा हुआ है, कम से कम वो भी तो जाए। चलो क्या पढ़ाए थे लास्ट टॉपिक बताना। सोलर सेल। चलो इसी के साथ डायोड का जो भी चीज है खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर से एक और डिवाइस बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। हम इसमें डिफरेंस क्या होता है, हाँ इसमें क्या होगा, हम तीन टाइप का लेंगे, तीन टाइप नहीं उसको बोल सकते हैं, मतलब तीन जोन लेंगे। ठीक है, क्या करते क्या है कि एक तीन कोई भी सेमीकंडक्टर लेंगे और उसको सैंडविच करके रखेंगे दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। जैसे तुम्हारे पास अगर एन है, पी है और एन, तो क्या करोगे सैंडविच कर दोगे तो ऐसा एक सिस्टम बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, एनपीएन। अब यहाँ पे जंक्शन देखो कितना बनता है, ये जंक्शन और एक ये जंक्शन। ठीक, यहाँ से जो पोल्स निकलेंगे कितने पोल टर्मिनल्स होंगे इसके, तीन टर्मिनल्स होंगे। नेक्स्ट अगर तुम्हारे पास ऐसा उल्टा कर दो, पी रख दो तो इधर क्या बनेगा, पी एन, फिर यहाँ से एक टर्मिनल, इधर से एक टर्मिनल और इधर से एक टर्मिनल। तो ये जो डिवाइस यहाँ पे बन रहा है, ये जो डिवाइस यहाँ पे बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर। मेरा माइक ले लीजिए, तो आवाज बहुत धीमा आ रहा है। माइक तो लिए हुए हैं, बैटरी गया क्या इसका, रुक जाओ। हाँ तो आप नहीं सर, आवाज ठीक आ रहा है। अरे फोन में एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन वाला बटन होता है, वॉल्यूम अप करके देखो, क्या पता तेज सुनाई देने लगे। नहीं सर, ठीक ही आ रहा था। ये जो दूसरा जिसने क्या हुआ, जिसने जिसको कष्ट था वो बताएगा पहले, कष्ट खत्म हुआ तुम्हारा, बढ़ाओ वॉल्यूम। अभी मेरा गाना बजा दो, नाचोगे, नाचोगे ना। हाँ अरे वो एक गाना वायरल हो रहा है ना आजकल, कच्चा बादाम वाला, बजाओ, बोलो नाचोगे कि नहीं, उसको पहले ही बता। तो बादाम लाके दे बेचोगे, बेच लोगे। ठीक है, एक नया बिजनेस प्लान मिल गया, बादाम बिचवाएंगे इससे, पैसा हमको हाँ। हाँ क्या बादाम, हाँ देखो दो टाइप। अब देखो ये इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। अब देख के इधर लग रहा होगा कितने टाइप का बनेगा, एक टाइप ये और ये दूसरा टाइप, क्या हो गया, क्या दे दे, कॉलिंग भी चाहिए। अरे बोर्ड बोर्ड नहीं मिटाओगे। सर वो एन और पी के बीच में जो सर आप लाइन बनाया सर उसको क्या बोलते हैं, मतलब। कौन सा है, अरे जंक्शन है, जंक्शन अच्छा बोलते हैं। जंक्शन। जंक्शन है ये भी, पी और एन के बीच में ये जो जोन होता है ना, मतलब यहाँ पे कितने डिप्लेशन जोन होंगे, दो जोन हो गए, एक इस पी और एन के बीच में और एक इस एन और पी के बीच में, जंक्शन है वो। अच्छा ओके सर। तो दो टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, एक एनपीएन और एक दूसरा पीएनपी। अब इसका जो वर्किंग होता है ना, देखो इसका वर्किंग सिंपल है, फिर भी बच्चों को लगता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, बहुत ही टफ है और यहाँ से जो सवाल आएगा वो नहीं बनेगा। अब इसमें होता क्या है ना, कि जब यहाँ से सिस्टम बनाते हैं, मतलब इसको किसी सर्किट में लगाओगे, तो सर्किट को लगाओगे तो कंडीशन का जनरेट होता है कि ये जो जंक्शन है, मे बी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, या फिर ये रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस,
या फिर ये फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, रिवर्स बायस, और ये रिवर्स बायस हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस। और कोई पॉसिबिलिटी है? ठीक है, इसी के बेसिस पे ये ट्रांजिस्टर काम करता है। अब हमें क्या है ना, हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें ये सारा जो कंडीशन है वो सब नहीं पढ़ना है, हमारे लिए पढ़ना होता है फॉरवर्ड और रिवर्स वाला। एक को क्या रखते हैं, फॉरवर्ड रखते हैं, उसमें भी फॉरवर्ड किसको रखे के कंडीशन होता है। अभी भी इसमें जोन, ये जो तीनों जोन है इसको अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया, इमीटर, बेस और कलेक्टर करके डिफाइन करते हैं। तो इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस रखना है हमारे सिलेबस में जो है, और बेस और इमीटर को, सॉरी बेस और कलेक्टर को क्या रखना है, रिवर्स बायस कंडीशन में रखना है, और उसके बेसिस पे रीड करना है। तो पहले कुछ कुछ जो भी तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो लिख लो। देखना, ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज, transistor is defined as, transistor is defined as electronic device. Transistor is defined as an electronic device, having three terminals, having three terminals, is which is formed of a thin layer, of extrinsic semiconductor, thin layer of extrinsic semiconductor, thin layer of extrinsic semiconductor, extrinsic का मतलब बता चुके हैं, semiconductor sandwiched between इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? extrinsic semiconductor sandwiched between same type of other extrinsic semiconductor, same type of other extrinsic semiconductor। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक थिन जोन होगा, और वो थिन जोन बीच वाला अगर लेयर, बीच वाला जो थिन जोन है वो कैसा ले रहे हो, मान लो तुमने एन लिया, तो इसको सैंडविच करेंगे। तो जब सैंडविच करोगे दोनों साइड से, इसको छोड़ करके अलग तरीके का होगा, मींस सी और सी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो पार्ट है इसको एमीटर बोलते हैं, इस पार्ट को बेस, और इस पार्ट को अब इधर से सर आपका वॉइस बहुत एको कर रहा है। मेरा वॉइस एको कर रहा है? सर अभी ठीक हो गया सर। कौन सा प्रोसेस होते रहता है ये सर? हाँ, पता तो नहीं इसको सर। क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये टाइप में लिख सकते हो, टाइप में बस डायग्राम ड्रॉ कर लो, कुछ लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है। टाइप में टाइप 1 जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो टाइप होगा उसमें क्या बनेगा, हाँ एन से कितने टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल। सर वो ईबीसी क्या इमीटर बेस और कलेक्टर है? किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी हो या एनपीएन हो, ये कितने जोन से बना है, 3 जोन से, 3 टर्मिनल है, और इन तीनों टर्मिनल का अलग अलग नाम, क्या क्या नाम है, एमीटर बेस और कलेक्टर।
there are three types of terminal. Three types of मीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कहीं भी लिखा होगा इसका क्या मतलब है? मीटर लिखना इसमें is highly doped, is highly doped, moderate in size, highly doped and moderate in size. सर एक और बार रिपीट करते बोलो। Highly doped, डोपिंग जो होगा इसका क्या होगा? मतलब जो तुमने इम्प्योरिटी ऐड करा होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है या मीडियम होता है? देखो डायग्राम से ही तुमको दिख रहा होगा, इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है और इसका जो विड्थ है, ये क्या है? मॉडरेट है। तुम्हें सबसे थिन क्या है? ये। उसके बाद ये, इस डायग्राम में देखोगे तो ये मॉडरेट साइज। नंबर 2 क्या आएगा तुम्हारा? ये इसको क्या से रिप्रेजेंट करें? टी से। और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? इन होगा और लाइटली डोप। इसका जो डोपिंग होगा कैसा होगा? लाइटली डोप। तो लिख लो, it is lightly doped and very thin in size. It is lightly doped and lightly doped and size होगा। सर ये ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? काम सम पढ़ेंगे ना, वही तो बेस, वो जो रिवर्स और फॉरवर्ड बायस समझाया था उसी के बेसिस पे उसका वर्किंग होता है। हमें बताएंगे एम्पलीफायर की तरह काम होता है, एलसी ऑसिलेटर की तरह काम होता है, स्विच की तरह यूज करते हैं, कट ऑफ की तरह यूज करते हैं। वो सारी चीजें जो है उसका बस नाम जानना होता है कि जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन लगाओगे तो कौन सा टाइप बनेगा। लेकिन जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना होता है एम्पलीफिकेशन वाला। जब एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे ट्रांजिस्टर को तो डिटेल में पढ़ना होता है कि उसके भी जो भी तुम्हारा वर्किंग होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो मान लो इसको रिप्रेजेंट नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करना है ना, सिंबल उम्बल कुछ भी, मतलब इसको ऐसे एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो, बस समझने के लिए। मतलब जैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम तो वो देना नहीं है, तो इसको नॉर्मली कैसे समझते हैं? बस इतना डायग्राम ड्रॉ कर दो और कुछ क्या हो रहा है अंदर में क्वेश्चन करना है। इस तरीके का ड्रॉ कर देंगे, ये ई, इधर पी और इधर क्या मिला? सी मिला। ठीक है, वो होता क्या है कि जो भी इसका वर्किंग है उसमें आता है, वर्किंग समझाएंगे तो पता चलेगा। आई ई जो होगा ये बराबर किससे होगा? आई पी प्लस आई सी। ये रिलेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, तुम कोई भी टाइप लो, एनपीएन लो या फिर पीएनपी लो, ये रिलेशन क्या होगा? हमेशा वैलिड होगा। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल जो है कितने हैं तुम्हारे? 3 टर्मिनल है। उस 3 टर्मिनल को जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, क्या करोगे? मतलब इसको कनेक्ट करोगे, कितना बैटरी चाहिए तुमको? 2 बैटरी। 2 बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये जो बैटरी, ये जो टर्मिनल है ये क्या करेगा? कॉमन हो जाएगा। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से अलग अलग टाइप बनता है। एक बार ये कॉमन होता है तो उसको कॉमन इमीटर बोलते हैं। एक बार जब ये कॉमन होगा तो कॉमन बेस बोलेंगे, और जब ये कॉमन होगा तो
कॉमन कलेक्टर बोलेंगे। तो ये 3 टाइप का, ये तीनों का वर्किंग हम पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, एमीटर का मतलब ये कॉमन एमीटर, मतलब इसको कॉमन करेंगे, ये दोनों अलग अलग टर्मिनल से connect होंगे। ये किससे कनेक्ट होगा, मान लो ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये 10 वोल्ट से और ये 15 वोल्ट से। तो इसको जो है, ये जो चीज है ये इसको मतलब ये 0 है कॉमन बेस, सॉरी कॉमन एमीटर है। तो ये 0, ये 10 और ये 15, यहाँ से 4 बैटरी है, लेकिन उस 4 बैटरी में 2 टर्मिनल से कौन ऐड करके रखेंगे, ई को कनेक्ट करके रखेंगे। तो वहां से जो बनेगा टर्मिनल क्या बनेगा, वो जो भी टाइप बनेगा उसको कॉमन एमीटर बोलेंगे। अगेन बैटरी का 4 टर्मिनल, बेस को उठा करके इससे कनेक्ट कर दिया, किसी 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बेस को, और इसको कॉमनली कनेक्ट किससे करा, ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करा। तो वहां से क्या बनेगा, कॉमन बेस, कॉमन, और उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर वाला सिचुएशन बनता है। लेकिन तीनों केस में जो मेन फॉर्मूला है यही फॉर्मूला काम करेगा, कोई भी टाइप हो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफाई करके अल्फा बीटा और गामा वाला टर्म आता है। इससे हमें एम्पलीफिकेशन के केस में क्या होता है, तुमसे पूछे कितना से वोल्टेज एम्पलीफाई हुआ या कितना से पावर एम्पलीफाई हुआ। जैसे इनपुट जो देते हैं ना, इनपुट अगर हम दे रहे हैं 10 वोल्ट का, तो मे भी हमें आउटपुट एम्पलीफाई करके कितना चाहिए, 100 वोल्ट का। तो इस केस में जो भी तुम्हारा ट्रांजिस्टर यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। प्रोसेस को करवाने के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज होगा उसको क्या करेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। और एम्पलीफिकेशन करवाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है कि अगर फॉरवर्ड बायस और दूसरा जो पार्ट है रिवर्स बायस में यूज करोगे, 2 जंक्शन है ना, तो एक जंक्शन क्या होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, दूसरा जंक्शन क्या होना चाहिए रिवर्स बायस में। तब जाकर के ये कैसा काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। और तब जाकर के वोल्टेज अगर तुम 10 प्रोवाइड कर रहे हो तो निकलेगा क्या यहाँ से, हटने निकलेगा। या पावर की बात करोगे तो पावर अगर यहाँ से 10 वॉट दे रहे हो तो मे बी पावर तुम्हारा निकल रहा हो कितना, अल्फा के स्क्वायर के टर्म में निकलेगा मे बी 500 या 5000, ठीक है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। और जब इस तरीके से ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। तो उसके पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है आई ई इज इक्वल टू आई पी प्लस आई सी, इस तरीके से आया। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ये तुम्हारा हेडिंग है, नीचे लिखना है इसके, लिखना इमीटर बेस्ड जंक्शन, एमीटर बेस्ड जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, इमीटर बेस्ड जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। इमीटर बेस्ड जंक्शन को हम किस कंडीशन में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में। एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इन रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस को किस में रखेंगे, रिवर्स बायस में रखेंगे। हो गया, चलो ये कंडीशन लेकर के देखिए। ये तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर है, काफी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल जो डायग्राम फॉलो होता है उसको निकाल। देखो ये तुम्हारा एमिटर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से बेस और इधर से 2 बैटरी यूज कर रहे हैं। ये तुम्हारा बैटरी, इधर एक और बैटरी यूज कर रहे हैं। देखो इसका जो दोनों टर्मिनल है, इस बैटरी का टर्मिनल और इस बैटरी का टर्मिनल को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, बेस से, इसको ज्वाइन कर दिया है। और इस दोनों टर्मिनल को जो ज्वाइन कर दी, बैटरी कितना यूज करा तुमने, 2 बैटरी यूज करा है। अब 2 बैटरी के लिए कितना टर्मिनल आएगा, 4 टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे कितना टर्मिनल पॉसिबल है, 3 टर्मिनल है। तो जो भी तुम्हारा बैटरी का 2 टर्मिनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां से एक टर्मिनल को ऐड कर देंगे। तो ये जो कॉमन है किससे किसके साथ कर रहे हैं, बेस का। तो ये कौन सा कंडीशन होगा, कॉमन बेस वाला कंडीशन होगा। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट इज देखो, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल P होगा। उसके चलते ये जो जंक्शन यहाँ पे बनेगा, बेस इमीटर बेस जंक्शन जो बनेगा वो कौन सा कंडीशन होगा, फॉरवर्ड बायस। वही लिखा हुआ है तुम्हारे पास, क्या लिखा हुआ है, इमीटर बेस जंक्शन कैसा है,
फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि टर्मिनल देख के ही बता सकते हो ये हायर टर्मिनल है और ये कैसा है, लोअर टर्मिनल है। इसको 0 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये जो ई है इट इज कनेक्टेड टू हायर, और अगर इसको क्या ले रहे हैं, मान लो हमने क्या रखा है एन, ये क्या है तुम्हारा पी, तो पी एन पी के केस में देखोगे पी किससे कनेक्टेड है, हायर टर्मिनल से, एन किससे कनेक्टेड है, लोअर टर्मिनल से। तो ये जो पीएन जंक्शन बना, ये पीएन जंक्शन कौन सा है, ईबी का पीएन जंक्शन है। ये क्या है तुम्हारा ई है और ये क्या है ई। तो ईबी का जो भी जंक्शन है वो कैसा जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन। वैसे ही एक और जंक्शन क्रिएट होगा बी और सी का। तो यहाँ से अगर देखो बीसी के लिए क्या होगा, ये किससे कनेक्टेड है, उल्टा कनेक्टेड है, ये उल्टा मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसमें देखोगे तो सी अभी लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये 0 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव से पी कनेक्टेड है और ये हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी यहाँ से जो जंक्शन है ये कैसा कंडीशन, रिवर्स बायस में। ठीक है भाई, बस इसको सोचना कैसे है, इसको सोचना है दो डायोड की तरह। जो भी तुम्हारा ट्रांजिस्टर होता है इसको कैसे सोचेंगे, दो डायोड की तरह। तो इससे जो करंट आएगा, इससे जो करंट आएगा वो पूरे ट्रांजिस्टर को इफेक्ट करेगा। तो ट्रांजिस्टर का वर्किंग जो होता है इसमें बस दो जंक्शन पे काम करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। और जब इस कंडीशन में काम करवाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। और वही चीज पूरे तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन भी जो आता है वो किधर से आता है, एम्पलीफायर से ही क्वेश्चन आता है तुम्हारा। अब इसका वर्किंग जो है पीएनपी का पढ़ो या एनपीएन का पढ़ो सेम होगा। जैसे अभी पीएनपी का पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके फिगर में देखते हैं कि इंटरनल होगा क्या अगर तुम ऐसा कनेक्ट करके रखो। अगर ये पी है तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, होल्स का। होल्स इधर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये एन है तो इधर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, होल क्या होंगे, कम होगा। और ये क्या है, कलेक्टर है। और साथ ही साथ एक चीज और दिखाना है कि ये जो है तुम्हारा ये हाईली डोप्ड है। हाईली डोपिंग का कहने क्या मतलब है कि नंबर ऑफ होल्स जो होगा इधर वो ज्यादा होगा किसके कोरस्पॉन्डिंग, कलेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जो है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, जब इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अब कॉम्बिनेशन देखना कैसे कनेक्ट करेगा। कनेक्ट जब हमने करा तो ये जो जंक्शन है ये कौन से कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ये जो जंक्शन है ये कैसे कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में समझना, यही पे थोड़ा सा समझना होता है। देखो फॉरवर्ड बायस में जब तुमने को कनेक्ट करा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर से किधर होगा, ई से बी की तरफ। जो भी तुम्हारा हाँ सर। डायरेक्शन होगा क्या होगा, ई से बी की तरफ। एक्सटर्नल जो हमने कनेक्ट करा हो, एक्सटर्नल ये है तुम्हारा। एक्सटर्नल जब कनेक्ट करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल पोटेंशियल के चलते वो किधर की तरफ होगा, ई से बी की तरफ। ये सेम चीज पहले पढ़ चुके हैं, अब दो डायोड करके पढ़ रहे हैं ऐसे ब्रेक करके। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको भगाएगा, सबको किधर भगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो उसको भगाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी भगाएगा। सारी बात समझ में। अब बात करते हैं दूसरा जंक्शन। दूसरा जंक्शन जो है वो किस कंडीशन में है, रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फिर से सोचो। रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में कैसा होगा, पी से सी होगा। क्यों होगा, तो देखो ये पी था ना, हाँ ये पी था, एन था। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता पी से एन की तरफ, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन से पी की तरफ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी ये भी जो होल है ये सबको किधर भगा रहा होगा, ये सारे जो होल्स होंगे किधर मूव करेंगे, सर ये बी से सी क्यों होगा सर बी से डायरेक्शन? सी। अलग से इसका ही खाली समझ लो, ये तुम्हारा पी है और इधर क्या है, ये कलेक्टर है, ये पी और इधर क्या, सॉरी ये एन है और ये क्या है तुम्हारा पी। अब समझना इसको कनेक्ट कैसे करें, कनेक्ट करा है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने का मतलब है ये हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो कनेक्टेड है ये कैसे कनेक्टेड है,
लोअर टर्मिनल से। अब इस पार्ट को सेपरेट पढ़ रहे हैं। अब देखो, जब इसको हायर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और इसको लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, जो डायरेक्शन होगा वो किधर से होगा, इधर से। तो जब भी कंफ्यूजन है ना, तो इसको ब्रेक करके अलग से एक डायोड बना लो और इसको ब्रेक करके अलग से डायोड बना लो। अब समझ में आ रहा है कि क्यों होगा बी से सी की तरफ। अगर यस सर। नॉर्मल कंडीशन रहता तो पी से एन की तरफ बनता। नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में देखो, ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ क्या बनना है तुम्हारा, फॉरवर्ड बायस कैसा जंक्शन है, पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर बनता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के चलते बनता है पी टू एन। ठीक है, तो अगर रिवर्स करते तो क्या बनता है, एन टू पी बनता। तो इधर ये जो जंक्शन आएगा ये पी है, तो एन टू पी बनेगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यानी दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बनाया है रिवर्स से और फॉरवर्ड से, दोनों किसको, किसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, होल के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। यानी अगर करंट का इधर डायरेक्शन देना है तो कैसे दोगे, अगर ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ई से सी की तरफ। करंट का डायरेक्शन होगा ई से सी की तरफ। यानी यहाँ से जो करंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आई ई। इधर से करंट क्या हुआ, बाहर निकला। कुछ जो करंट होता है, कुछ यहाँ पे ये जो बेस है, बेस में कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे ये जो होल है, या यहाँ से जो ये होल जाके इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर गया। कुछ इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन करेगा वो क्या करेगा, उसके चलते इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से कहा जाएगा, इधर। इलेक्ट्रॉन, जैसे ये होल और ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ, बेस में। और जब इलेक्ट्रॉन बेस में जंप कर गया तो यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में। जब इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर गया, इधर। क्यों, क्योंकि इस होल के मोशन के चलते इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये खाली जगह बच गया। उस खाली जगह को भरने के लिए कौन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप के इधर चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया तो करंट का जो मोशन होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी आई वी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो अब इधर देखोगे तो आई ई बराबर किससे होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा आई ई यहाँ से क्या आएगा, आई जी प्लस आई सी के बराबर। यानी जब भी तुम ऐसा कंडीशन लगाओगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है, ये तुम्हारा कैसा बायस है, रिवर्स बायस, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगा, आई ई किसके बराबर होगा, आई बी प्लस आई सी के। और इसमें देखो जो करंट है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका एक प्रॉपर सिंबल यूज होता है इस तरीके का। सिंबल यूज करते हैं इसमें। ये जो इमीटर, ये क्या है तुम्हारा, ये कलेक्टर है। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी ये पूरा सर्किट किसका है, ये जो सिंबल है किसका है, ट्रांजिस्टर का। लेकिन ट्रांजिस्टर में भी कौन सा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर तो है, लेकिन ट्रांजिस्टर में भी कौन सा ट्रांजिस्टर है वो कैसे डिसाइड करते हैं, इस एरो से डिसाइड करते हैं। क्यों, अब देखो यहाँ पे जब हमने करंट के ऑपरेशन इसका देखा ना, या वर्किंग देखा, तो क्या हो रहा है, करंट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन टू व्हाट, ई। करंट क्या हो रहा है, ई के तरफ जा रहा है, ई से इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये सिंबल क्या दिखा रहा है, इमीटर में करंट क्या हो रहा है, करंट इनपुट दे रहा है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएनजी बोलते हैं। मतलब अगर सिंबल ऐसा दिया हुआ है तो ये किसका रिप्रेजेंट है, ट्रांजिस्टर तो है, लेकिन ट्रांजिस्टर में भी कैसा, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीएनजी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये सेम वर्किंग होगा किसके बेस पे, एनपीएन लोगे तो वही चीज होगा, वो भी समझेंगे, लेकिन वर्किंग लिख लो जल्दी से, दोनों का वर्किंग समझ लेंगे। इक्वेशन यही आएगा, इक्वेशन में कोई डायग्राम दो समझने के लिए दो। सर मतलब एनपीएन होता तो फिर वो एरो का डायरेक्शन उल्टा होता ना, हाँ मतलब अभी बता कलेक्टर से एमिटर पे जाता। बताएंगे अभी। कुछ सिंबल यूज होते हैं, जैसे ये करंट के लिए तो हमने यूज करा है। ये जो इधर वाला यूज होता है इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इसका जरूरत पड़ेगा नहीं तुमको, कुछ आएगा उसमें कुछ ऐसा वी बी सी ग्राफ जो प्लॉट करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए लेते हैं।
सर वो क्या लिखा है सर, VLE या LC? BCC है, अच्छा अच्छा। डबल C। और सर सेकंड वाले में V(C) और फिर कुछ है क्या कौन सा है? सर? ये वो वाला जो है, सेकंड वाला जो V, हाँ ये वो तो ये लिख लिया सर, दूसरे वाला का सर पूछ रहा हूँ। अरे ये CC है, ये EE है और ये CC है। अच्छा अच्छा। ये EE और ये CC। हो गया? हाँ सर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर जो लिखो, इस ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? ये जो भी ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड कौन सा कंजंक्शन EE फॉरवर्ड और BC RB में होता है, तो इसको कौन सा ट्रांजिस्टर बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव ट्रांजिस्टर बोलते हैं। वो ब्रैकेट में, हेडिंग के ऊपर ही ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्टिव। अगर यही चीज रिवर्स कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव। रिवर्स, अरे पैसिव नहीं, रिवर्स एक्टिव। अच्छा। इंग्लिश पढ़ रहे हो? एक्टिव पैसिव। तो उसके बेसिस पे जो तुम्हारा वर्किंग होगा क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ये एक्टिव में अगर यूज कर रहे हो तो एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं, रिवर्स एक्टिव में यूज करोगे तो फिर वो क्या करेगा, वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। मतलब एम्पलीफिकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज को तुम एम्पलीफाई कर रहे हो या फिर पावर को एम्पलीफाई कर रहे हो, वो क्या करेगा, अगर रिवर्स एक्टिव में यूज करोगे तो घटा देगा वो। यानी तुम दे रहे हो 100, बाहर कितना निकला, 10 निकला। ये कौन सा कंडीशन है? रिवर्स एक्टिव। रिवर्स एक्टिव कब हो जाता है, जब इस कंडीशन को रिवर्स बायस में कर दो और इसको क्या कर दो, फॉरवर्ड बायस में कर दो। हो गया? तो कर लिए एन वाला भी समझाते हैं, एनपीएन वाला भी कंडीशन हम कैसा समझेंगे, एक्टिव का ही समझेंगे। अगेन इसको कैसे रखना, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और इस वाले जंक्शन को कैसे रखना, रिवर्स बायस। ये तुम्हारा इमीटर है, ये बेस है, और इधर वाला क्या है, अगर इसको फॉरवर्ड रखना है, एन को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, लोअर टर्मिनल से। अगर इसको क्या रखना है, तुमको फॉरवर्ड रखना है, तो एन को किससे कनेक्ट करेंगे, लोअर से। और ये जो कॉमन वाला टर्म है, अब इसको क्या रखना है, रिवर्स में रखना है। यानी एन किससे कनेक्ट होगा, हायर टर्मिनल से। एन कनेक्ट होगा किससे, हायर टर्मिनल। ये तुम्हारा क्या था, ये क्या है, करेंट का डायरेक्शन अभी डिसाइड कर लेंगे। अच्छा सर, सेम ही तो कॉन्सेप्ट हुआ ना, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में N से P जाएगा और रिवर्स में नहीं नहीं P से N जाएगा, रिवर्स में फिर N to P हो जाएगा। तो
करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। ये होल ज्यादा होगा और इधर एन तो अगेन ज्यादा होगा। अब कंडीशन यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये कौन सा जंक्शन है तुम्हारा, फॉरवर्ड बायस का जंक्शन है। और फॉरवर्ड बायस के जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, T2n ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जोन के चलते बना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इस बायसिंग के चलते आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, T2n होगा। वैसे ही अगर ये रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा डायरेक्शन, यही होगा, N2p। आ रही बात समझ में? यानी दोनों केस में जो डायरेक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका किधर है, सेमी तरफ जा रहा है। अब देखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा किस तरीके से होगा, इधर की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, ये सब इधर चलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर मूव करेगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसको क्या कर रहे हैं, हाईली डोप करके रखते हैं। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है ना बहुत ज्यादा है, तो धक्का लगता है इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन किधर जम करते हैं, इधर जम करेंगे। अब यहाँ पे इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि वो धक्का लग करके फिर सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाते हैं, इस साइड में मूव कर जाते हैं। और जिनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जंप करके कहाँ चले जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को जंप करके क्या करेंगे, इधर से कहाँ जंप कर जाएंगे, इधर। पिछले वाले केस में उल्टा हो रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते सारे इलेक्ट्रॉन इस पहले यहाँ पे इकट्ठा होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे। ये जो जोन है ये कैसा है, थिन है, उसको जानबूझ करके इसलिए थिन बनाया गया हुआ है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की टेंडेंसी और इधर जाने की टेंडेंसी है। तो सबसे ज्यादा, अब इसको क्या वाइड करके रखें, साथ ही साथ इसका जो डोपिंग है वो कैसा है, मॉडरेट है, ताकि इधर जगह ज्यादा खाली रहे, ठीक है। जगह ज्यादा खाली रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो स्मूथली किधर होगा, इधर होगा। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। तो अब करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब टर्मिनल्स के लिए देखोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो करंट क्या होगा, इधर के लिए इलेक्ट्रॉन उल्टा कर दिया। इसके लिए जो अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा आई बी। अभी भी जो रिलेशन लिखोगे करंट का, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस रिलेशन। मतलब कोई सा भी जंक्शन लो, पीएनपी ले लो या फिर एनपीएन ले लो, जब ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक्टिव ट्रांजिस्टर के लिए ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये मास्टर इक्वेशन है, कहीं से भी यूज करोगे वो इक्वेशन तुमको दिखेगा ही। हो गया। जो भी हमारा वर्किंग है, वर्किंग से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया जिसको क्या बोलना है, जो भी इमीटर का करंट है इट विल बी सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर में हम कैसा ट्रांजिस्टर लेंगे, एक्टिव ट्रांजिस्टर। एक्टिव ट्रांजिस्टर ले रहे हो तो कॉमन बेस रखो, कॉमन कलेक्टर रखो या कॉमन एमिटर रखोगे, इक्वेशन क्या आएगा, यही होगा। कोई भी अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे, मतलब बेस को, अभी हमने किसको कॉमन करके समझा हुआ है, बेस को कॉमन करके समझा हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये एक्टिव है। एक्टिव कब बोलते हैं, जब ये फॉरवर्ड बायस में और ये क्या हो तुम्हारा रिवर्स बायस में। तो इसमें कोई भी कॉमन करोगे ना, कोई भी कॉमन कर लो, ये जो इक्वेशन आएगा वो सब में दिखेगा। कॉमन इमिटर, कॉमन बेस या फिर कॉमन कलेक्टर, एनपीएन लो या फिर पीएनपी लो
यही दिखेगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगेन कौन सा ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं? एक्टिव ट्रांजिस्टर, मतलब कंडीशन क्या होगा, इस तरीके का कंडीशन होगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहले इनपुट के बारे में समझेंगे। अब इनपुट हम ले रहे हैं कहाँ से? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है तुम्हारा? जब तुमने क्या करा है, कॉमन बेस रखा है, कॉमन बेस रखोगे तो इनपुट क्या होगा, इनपुट देंगे हम ईबी से। ईबी जो तुम्हारा जंक्शन बन रहा होगा ये तुम्हारा इनपुट होगा। ये कब यूज करेंगे? कॉमन बेस के केस। कॉमन बेस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिलेगा? ईबी से मिलेगा। अब ध्यान दो, ईबी क्या है ना तुम्हारा, ईबी जो जंक्शन है वो कौन से कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस में अगर तुमको याद होगा तो ग्राफ हमने प्लॉट करा था करंट वर्सेस वी का। आई वर्सेस वी का जब ग्राफ प्लॉट करे तो किस तरीके से दिखेगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये अब इंडिपेंडेंट नहीं है ये जो ग्राफ है, क्योंकि अब यहाँ पे दो जंक्शन है, दो जंक्शन है तो ये दोनों क्या है, ये वाला पोर्शन इसको इफेक्ट कर रहा है, तो सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है ना, हम चेक क्या कर रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा कोशिश होगा कि आउटपुट को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, जीरो रखे, कांस्टेंट रखे, सेम चीज है। मतलब अगर इधर का चेंज कर रहे हो तो इस साइड को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखेंगे। इस वाले को, इसका चेंज देखोगे तो इस वाले को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो जब जो ग्राफ बनता है ना, एक से ज्यादा बनाते हैं। एक से ज्यादा ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि मे बी आईसी की वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। अगर आईसी की वैल्यू चेंज करते हैं, आईसी चेंज करके क्या कर दिया, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर कर दिया, तो उस केस में जो ग्राफ होगा उसमें कुछ वेरिएशन दिखेगा। क्योंकि देखो अब आईसी चेंज कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आई है वो चेंज होगा। और तुम ग्राफ किसके किसके प्लॉट कर, बीच का प्लॉट कर रहे हो, आई वर्सेस यही प्लॉट कर रहे हो ना। जब वीई में हम चेंज करेंगे तो आई में क्या चेंज होगा उसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए ईबी से जो मिलेगा वो इनपुट देगा, लेकिन कब, जब कॉमन बेस रखोगे तो अगर सिंगल होता, एक डायोड होता, तो उस डायोड के लिए ग्राफ ऐसा दिखता। लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि एक दूसरा भी डायोड है जिसको अफेक्ट कर रहा है। तो अगर सी में सी को कांस्टेंट रखते हैं तो आई तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही फिर आईसी को चेंज करोगे तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी ग्राफ जो होगा वो क्या करेगा, अलग अलग आईसी की वैल्यू के लिए अलग अलग क्या शो करेगा, ग्राफ शो करेगा। मतलब अगर इधर से ग्राफ प्लॉट करते हो, ये तुम्हारा क्या है, आई, और ये क्या है तुम्हारा, जब ग्राफ प्लॉट करोगे, एक ग्राफ ये बन सकता है, एक ग्राफ ये बन सकता है, और एक ग्राफ ये बन सकता है। ये तीन ग्राफ क्यों बना है, क्योंकि तीनों के लिए आईसी को जो वैल्यू है क्या है, अलग है। यहाँ पे कितना फाइव, इधर कितना आईसी। जैसे जैसे बढ़ेगा ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। ड्रॉ कर लूँ तो करंट के टर्म में तो वोल्टेज के टर्म, वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे तो ये करंट चेंज होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा तो करंट के लिए वोल्टेज के टर्म। वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे, करंट कांस्टेंट होगा। सर सेकंड वाले प्लॉट में वीसी का वैल्यू 5 वोल्टेज और थर्ड वाले में 10 अरे एम्पियर है। इसके लिए भी पागल हो अच्छा, जाते हैं। कुछ मिटाना भूल गए। अगर कॉमन इमीटर रखते तो इनपुट की तरह कौन काम करता, इमीटर को कॉमन कर देते,
तो इनपुट कौन होता? इनपुट आई बी होता। अगर क्या करते हैं हम, जैसे अभी जो है कॉमन बेस है, कॉमन बेस में इनपुट कौन है? आई है। अगर कुछ दूसरा ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन मान लो तुम्हारा, मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो नहीं आया, क्वेश्चन आ गया कि कॉमन बेस नहीं है, कॉमन एमिटर है, सी वाला कंडीशन, सी के केस में ये ग्राफ किसके किसके बीच में हो जाएगा? आई बी और की जगह क्या करेंगे, बी कर देंगे, क्योंकि इस आई बार बी, हाँ बी सर। से इनपुट मिलेगा तुमको, इधर बी दिखेगा और इधर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, तो बी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो जो चेंज है उससे परेशान मत होना। अब ये अलग अलग वोल्टेज पे प्लॉट करें, इधर का वोल्टेज, ये दूसरे टाइप वाला, अगर इधर वाला वोल्टेज हम क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं, तो कौन सा ग्राफ मिलता है? ऐसा ग्राफ, क्योंकि इधर इस साइड वाला जो वोल्टेज है वो इस इधर के करंट को चेंज करेगा, और इधर का जो करंट चेंज होगा वो अल्टीमेटली किसको चेंज करेगा? आई को चेंज करेगा। उसके चलते ये 3 ग्राफ प्लॉट करा हमने, और तीनों अलग अलग सिचुएशन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आउटपुट कैरेक्टर। हाँ, ग्राफ क्यों प्लॉट करके, ये चेंज है ना, वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज आया हुआ एक्सपेरिमेंटल सारे डेटा है। और जो रिजल्ट है, ये जो इक्वेशन लिखा था, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो आई सी चेंज होगा तो आई उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? अगेन कॉमन बेस के लिए, कॉमन बेस के लिए अगर देखोगे, बेस और बेस मीटर तो वही है, बेस और कलेक्टर के बीच में। और बेस और कलेक्टर जो है वो कैसा है तुम्हारा, रिवर्स बायस, दोनों कैसा कंडीशन में है, रिवर्स बायस है। यानी ये प्लॉट करोगे इसका, इधर प्लॉट करेंगे आई, और इधर क्या दिएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये ग्राफ एक्चुअल में कैसा होता है, इधर नीचे दिखता, नीचे क्यों दिखता, क्योंकि कौन सा कंडीशन है ये, रिवर्स का कंडीशन है, जो ग्राफ इस तरीके का बनता है। लेकिन हम इसको कैसे करके बना रहे हैं, ऊपर ही करके बना रहे हैं। तो मान लो अगर हम क्या करते हैं, आई बी को जीरो करके रखते हैं, आई बी जीरो होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आई बी को चेंज करोगे, यही ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फॉलो करेगा। चेंज करोगे तो इस तरीके से, क्योंकि ये जीरो करके रखे हो तो फिर करो, नहीं आई दूसरे साइड को। अब इनपुट को क्या करके रखेंगे, कांस्टेंट करके रखेंगे। तो इनपुट कांस्टेंट करने का मतलब आई को क्या कर दिया, एक कंडीशन में जीरो करके देखा, तो अगर जीरो कर दोगे तो एक्टिव कौन होगा, बस यही वाला, ये वाला एक्टिव होगा। तो उस केस में ग्राफ प्लॉट करा था हमने, ये दिखा था ना ऐसे, और इसके बाद क्या हुआ था, सडन ब्रेक डाउन हुआ था, ये वाला ग्राफ है। उसी के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हो, उसके अकॉर्डिंग ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन हम ब्रेकडाउन तक नहीं पहुंचते हैं, क्या करते हैं, ब्रेकडाउन के पहले ही रुक जाते हैं। तो ग्राफ तरीके का, ये आई बढ़ा रहे हो मान लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो रख सकते हो 1 मिली एम्पियर, आई इधर जो है 5 मिली एम्पियर, इनपुट, ये तुम्हारा आउटपुट करेक्शन। ये एक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, रिवर्स वाला होता तो क्या होता, ये ग्राफ इधर आ जाता और ये वाला ग्राफ किधर चला जाता। सिलेबस में है नहीं तो उसका डिटेल में पढ़ने की जरूरत है।
एम्पलीफायर की तरह यूज करोगे। जो भी अभी चीजें हमने पढ़ा है वो किसके बेसिस पे था, सारा का सारा एम्पलीफायर के लिए ही पढ़ा है, ठीक है, कोई और पढ़ना नहीं है तो किसका पढ़ रहा है, एम्पलीफायर का ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी अगर चेंज करोगे, टाइप ए अगर पढ़ते हैं, टाइप ए कहने का मतलब है कॉमन, अगर कॉमन बेस के लिए पढ़ोगे तो रफ डायग्राम क्या ड्रॉ करना क्या होगा, और ये, ठीक है। इक्वेशन कैसा भी हो, पीएनपी हो या फिर एनपीएन हो, सबसे जो मेन इक्वेशन क्या है तुम्हारा, आईजी प्लस, ठीक है। और ये कॉमन बेस है, जब कॉमन बेस होता है तो जो इनपुट होता है, इनपुट की तरह कौन काम करता है, मीटर, और आउटपुट कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, जब भी क्वेश्चन में एक टर्म दिखे, कैसा तुम क्या दिखे, कॉमन बेस दिखे, तो कॉमन बेस का रफ डायग्राम ये है तुम्हारा, कैसा भी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस ये ड्रॉ कर देंगे। अब कॉमन बेस में डिवाइड कर देंगे जल्दी से, ये अंदर क्या हो रहा है, पीएनपी है एनपीएन है उससे मतलब नहीं है। कंडीशन क्या होगा, क्योंकि कोई भी लोगे ये तो जस्टिफाई करेगा ही। अब तुमको डिसाइड करना होता है कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करोगे तो कलेक्टर है, और इनपुट कौन है, एमीटर है, ठीक है। और इमीटर में जो करंट आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटपुट में जो करंट आएगा वो आईसी से। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से या फिर ए आई या फिर और अल्फा, दोनों यूज कर सकते हैं, ए आई या फिर अल्फा। तो क्या बोलते हैं, करंट एप्लीकेशन बोलते हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। आई है, ये क्या है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। जब भी ए आई निकालना हो ना, ए आई कहने का मतलब एम्पलीफिकेशन इन करंट, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, ये फॉर्मूला है। अब अल्फा जो आएगा, अल्फा डिसाइड करता है कि कॉमन बेस है, बीटा डिसाइड करेगा कॉमन इमीटर है या फिर मतलब जो सिंबल है ना अलग अलग यूज करेंगे। अल्फा यूज किसके लिए करते हैं, कॉमन बेस के लिए, वैसे ही कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर के लिए अलग अलग सिंबल यूज होता है अल्फा के लिए। तो ये जो वैल्यू आएगा अल्फा, आउटपुट क्या है तुम्हारा, ये डिवाइडेड बाई आई। अब इस इक्वेशन से ही तुम देख सकते हो इन दोनों में बड़ा कौन है, आई ई बड़ा है, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि आई ई मिल कैसे रहा है, आई बी और आई सी के सम से, तो ये जो करंट आएगा वो हमेशा आई से छोटा ही होगा। अगर आई से छोटा है तो अल्फा जो होगा विल बी आई सी डिवाइडेड बाई आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट एम्पलीफिकेशन। कॉमन बेस में करंट एम्पलीफाई हो रहा है, कॉमन बेस के केस में करंट एम्पलीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है 1 से कम आ रही है। अब वोल्टेज का बात करेंगे, वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को एवी से रिप्रेजेंट करते हैं। एवी क्या है तुम्हारा, एवी है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं ऐसे। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस आउटपुट में लगता है उसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, आउटपुट करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस।
अब यहाँ पे लोड कहाँ रखा होगा, जब तुमने कॉमन बेस करके रखा है तो लोड किसके किसके बीच में लगेगा, सी और डी के बीच में। क्वेश्चन में यही ध्यान देना होता है कि जब क्वेश्चन दे देगा ना, जैसे ही क्वेश्चन दे दिया तुमको क्या दिखा, कॉमन बेस दिखा, तो जल्दी से क्या ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करना है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन देगा ना, जैसे सवाल में बोल दिया कि लोड रेसिस्टेंस इज हाउ मच, मान लो 100, तो जल्दी से इधर क्या कर देंगे, 100 ऐसे लिख देंगे। 100 ओम होगा तो ओम, किलो ओम होगा तो किलो ओम। लेकिन ये डायग्राम रफ डायग्राम बनाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुम्हारा आउटपुट करंट इस केस में किसके बराबर है, आईसी के बराबर। कॉमन बेस के केस में क्या है, आईसी के बराबर है। और नीचे वाला ये वाला पहले टर्म में, तो ये क्या होगा, इनपुट करंट इनटू इनपुट लोड, इनपुट रेजिस्टेंस। अभी जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं है कि ये किसी सिंगल टाइप के लिए यूज होगा। सिंगल टाइप के लिए कब यूज होता, जब यहाँ पे लिखते हैं हम लोड अगेंस्ट बीसी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लोड बीसी के अगेंस्ट नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे क्या लिख रहे हैं, लोड रेसिस्टेंस। अब लोड रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा बीसी के क्रॉस कनेक्टेड है कब, जब कॉमन है। कॉमन अगर एमीटर होता तो किसके क्रॉस कनेक्टेड होता, ई और सी के बीच में कनेक्ट होता। अगर कॉमन कलेक्टर होता तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डेटा देगा तुमको, तो यहाँ पुट करना है बस। अब ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। तो ए बी जो होगा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आउटपुट लोड, इसको लिख रहे हैं आर ओ डिवाइडेड बाई, या आर ओ से अच्छा हमने सीधे किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस के लिए। तो अगर मैं बी सी लिख दूँ तो काम चलेगा, आर बी सी डिवाइडेड बाई इनपुट कौन सा है, ई बी, तो इधर का क्या होगा, लेकिन अगेन ऐसे याद रखना है नहीं, याद कैसे रखना है, इस तरीके का ही रखना है। मैं डिसाइड कर लेना है कौन सा लोड है, कौन सा इनपुट है। तो भी हो गया तुम्हारा, जो क्या देगा तुमको, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन देगा। एक ही इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, इसी से सब कुछ आ रहा है। इससे क्या आया, ये आया, जो हमें पता चला कि 1 से छोटा है। फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट करा। अब तुमको एक चीज यहाँ से दिख रहा होगा, अगर तुमको वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है तो आर बी बाई आर सी का रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 से छोटा है ना। अब इसमें और 1 से छोटा वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। लेकिन इसको छोटा नहीं करना, अगर एम्पलीफिकेशन करना है तो ये जो वैल्यू है इसमें भी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स उस तरीके का होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है 150 के आसपास आती है, मतलब जो एम्पलीफायर है जो हम अपना यूज में लाते हैं डेली लाइफ में, वहाँ से ए बी जो आता है वो 150 के अबाउट होता है। अगेन डेटा रख लेना नहीं है, 150 के आसपास आएगा ए बी, जब हम एक्टिव ट्रांजिस्टर यूज करेंगे एम्पलीफायर की तरफ। हो गया। नेक्स्ट आता है पावर एम्पलीफायर। क्या है तुम्हारा, पावर पावर एम्पलीफिकेशन का सिंबल जो होता है वो क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एम्पलीफिकेशन का जो भी फॉर्मूला ऊपर, आउटपुट नीचे इनपुट। अब पावर जो होता है वो होगा क्या, वोल्टेज इनटू करंट। ऊपर क्या है, आउटपुट करंट इनटू आउटपुट। अब इसको देखोगे, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईसी जो होगा। इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, ए बी है। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज क्या है, ए बी है, और ए बी किसके बराबर है, तो अल्फा इंटू आर नीचे डिवाइडेड बाय आर। ए पी जो होगा इट विल बी अल्फा स्क्वायर
पावर है। एक और टाइप समझेंगे, बाकी तीसरा अपने से घर पे कर लेना क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। कॉमन इमीटर वाला समझ लेंगे, ये कॉमन बेस वाला था, कॉमन इमीटर के लिए समझ लेंगे। पीछे ढक्कन होगा पैर के बीच में, अरे इसको क्या हमारा कॉमन इमीटर के केस में क्या होगा, अगेन आप अगर डायग्राम बनाओगे इमीटर इस पर ये हो जाएगा, ठीक है। अगेन साइड में किस तरीके का सर्किट है वो देखने की जरूरत नहीं, ये इमीटर होगा, ये कॉमन करना, ये बेस और इधर कलेक्टर। अभी ऐसा जो भी कॉमन इमीटर के केस में जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगेन ये रफ डायग्राम है, बुक में कहीं देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है समझने के लिए बस मैंने ऐसे यूज करा है। तो ये बेस, ये क्या होगा, ये कॉमन हो गया, तो अगर यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कॉमनली कनेक्टेड होगा, इससे इसको ऐसे ड्रॉ करना है। कॉमन इमीटर केस में अब जो तुम्हारा इनपुट है, इनपुट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस हो जाएगा। सारी बात समझ में, मतलब इनपुट जो दोगे वो कहाँ से दोगे, बेस से दोगे। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए अगेन पीएनपी वाला देख लेना, पीएनपी है या फिर एनपीएन है, उसके लिए डायरेक्शन बता करके रखते हैं। दोनों केस में डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जो भी फॉर्मूला था वो क्या आता है, पीएनपी है, कोई मतलब उससे नहीं है, हमें बस डिसाइड करना है कौन सा कॉमन कर रहे हो, कौन सा कॉमन कर रहे हैं, एमीटर। इनपुट अब कहाँ से दोगे, बेस से, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, हमारी बात समझ लो। और इस केस में जो करंट एम्प्लीफिकेशन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार सिंबल देख लो, गलत नहीं हो रहा है। कॉमन बेस के लिए हमने अल्फा यूज करा और कॉमन इमीटर के लिए बीटा, थीटा होगा। और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट है, तो आउटपुट क्या है तुम्हारा आईसी, इनपुट क्या है। अब यहाँ पे वैल्यू देखो हमारे पास, अगेन इधर से देखोगे तो आई और आई, ये जो वैल्यू होता है ये अप्रोक्सीमेटली या तो 5% होता है, 4% होता है। आई का 4% है, 4%, 5%, 2%, 1%, इस तरीके से है। यानी आईसी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ये जो टर्म आएगा ना, दिस विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हाँ बता, ठीक है हमारा ठीक है। अब समझो, मैं इमरजेंसी का दिए जाओ। आई जो है वो है आई बी प्लस आई, ऐसा कुछ है। ये जो बेस करंट आता है ना, बेस करंट क्यों आता है, क्योंकि कुछ कुछ जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो लूज करके या तो बेस में चले जाता है, उसके चलते आएगा, या फिर जो होल है वो कोलाइड हुआ है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन वायर से जम करके कहाँ चला गया, बेस में चला गया। अब देखो मोस्ट ऑफ दी जो भी हमने डायरेक्शन ड्रॉ करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरीके का था इलेक्ट्रिक फील्ड पीएनपी के केस में, तो सारे जो होल है मोस्ट ऑफ दी होल किसको फॉलो करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबसे ज्यादा जो जंपिंग होगा इधर से, इलेक्ट्रॉन जंप करके ये होल जंप करके इधर गया, ये होल इधर गया, मोस्ट ऑफ दी होल आई ई से सीधे किधर जंप कर जाते हैं, ई से जंप कर जाते हैं सी में। कुछ बचे कुछ जो पोर्शन होते हैं 1%, 2%, 3%, वो किधर जंप करते हैं, बेस में, बेस वाले वायर में जंप करते हैं, बेस वाले टर्मिनल में जंप करते हैं। तो इसका 2% या इसका 4% किधर जंप किया, मतलब 100 इधर था, 100 यहाँ था, उसका 2 इधर जंप करा, इधर कितना जंप करा, 98। सारी बात समझ में। तो अगर ये सब हो रहा है 1 सेकंड में, तो करंट ये कितना हो जाएगा, आई सी। 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर गया, तो करंट होगा, वो चार्ज वाला मन अभी छोड़ रहे हैं, 98 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो ये 98 हो गया, ये कितना हो गया 100, जो कि क्या हो तुम्हारा आई ई है। और आई बी अगर देखोगे तो आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, रेशियो देख लो है ज्यादा,
तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा IC/IB क्या होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा, यानी बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बड़ा है। अगेन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन निकालेंगे, सेम डेफिनेशन, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बीटा दिखेगा। पावर एम्प्लीफिकेशन निकालोगे तो यहाँ क्या दिखेगा, अगेन वो जो डेफिनेशन है ऊपर वाला छाप लेना जो मैंने मिटा दिया है, सर बीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर वो ग्रेटर देन वन वाला सर एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताइएगा सर। क्या पता है सर मतलब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से निकल गया वो ग्रेटर देन वन। सर पहले ये छाप लो फिर समझाएंगे आराम से। के ऊपर इसको ये पहले लिखने से पहले इधर क्या लिखोगे, पावर एम्प्लीफिकेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना पावर एम्प्लीफिकेशन, वो जो मीटा वाला पार्ट है वो पिछले वाले से टेप लेना, अरे वो चेंज कर लो भाई, इसके लिए ये तुम्हारा इनपुट है तो इधर रखेगा, ये तो चेंज हो रहा है क्या, ये इनपुट है ना तुम्हारा, इनपुट तो वही है, और आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ई कॉमन कलेक्टर वाला तुम्हारा होमवर्क है, वो देख लेना एक बार, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। जल्दी करो सवाल करेंगे। हो गया, फिर से समझ लो क्या बोल रहे हैं। यार अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हाईली डोपिंग होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, देखिए होल्स होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स है, उनका संख्या क्या कम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन बनेगा किधर बनेगा, ऐसा डायग्राम पहले ही बता चुका है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप किधर करेगा, ये यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन हो किधर जंप करेगा, इधर की तरफ होता है ना, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जो करंट बिल्ड हो रहा है, करंट बिल्ड हो रहा है उसका एक्चुअल जो डायरेक्शन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी अचानक बढ़ने के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन 100 में 10 या 5 इलेक्ट्रॉन किधर जंप कर जाएंगे, इधर की तरफ जंप करेंगे। मतलब अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इकट्ठा हुआ है ना 1 सेकंड में, तो उसमें से 98 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कलेक्टर को पहुंचेंगे। उसका 2%, 3%, 4% वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो जंप किधर कर गया, इस साइड में। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो जो इलेक्ट्रॉन बेस में जंप करा उसके चलते क्या आएगा, बेस करंट आएगा। लेकिन जो बेस करंट है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 100 करंट इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जंप करके आया था, उस 100 में 98 किधर पहुंचेगा, कलेक्टर को। वो बनाया ही ऐसा गया है, तभी इसको कैसा रखा गया हुआ है, मॉडरेटली डोप्ड और विड्थ लार्ज रखा हुआ है, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करे वो कहाँ पहुंच जाए, ज्यादा से कलेक्टर ज्यादा पे। इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे। इसको थिन करके रखा हुआ है ताकि इधर डेंसिटी जब बढ़ेगा ना तो पुश करके इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेगा, इधर की तरफ। और इसको थिन करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ डोपिंग जो है कैसा है, लाइटली डोप्ड है। तो हम कैसा भी कर ले, हम चाहते हैं कि सारा का सारा इधर इलेक्ट्रॉन जंप करे, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन स्केप इधर कर ही जाएगा, क्योंकि इधर अल्टीमेटली डेंसिटी बढ़ रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, जिसके चलते करंट आएगा। और वो जो करंट होगा वो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि ये 98 इलेक्ट्रॉन के चलते और ये कितने इलेक्ट्रॉन के चलते, 2 इलेक्ट्रॉन के चलते। इसलिए जब रेशियो निकालोगे IB इसका था IC/IB,
तो ये जो रेशियो होगा, ये करंट किसके चलते हैं, 98 इलेक्ट्रॉन के चलते, ये करंट किसके चलते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन हाँ सर, बहुत बड़ा होगा 1 से। हाँ सर। होगा। सवाल लिखना इसी की बेसिस पे, एकदम बच्चों वाला सवाल दे रहा लिखना। इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट, collector current is 10 milliampere. Collector current is 10 milliampere. Full stop. If 90%, 95%, if 95% of electrons, 95% of electrons emitted reach the collector, 95% of electron emitted reach the collector, then find phase current number 1. ये में क्या पता करना है, phase current अल्फा, सर बीटा का वैल्यू 19 है सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा सर, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा शायद से। कैलकुलेशन ज्यादा, सर बीटा का वैल्यू तो 19 है ना? बीटा का वैल्यू कितना, 19? 90, नहीं 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 सर, 19 19, 19। हाँ सर। अल्फा कितना, सबसे पहले यही निकाल दिया था। सर वो किया ना, मतलब वो सर आप बोले थे ना, मतलब हाँ जैसे, हाँ सर, 95/100 कर दिया तो फिर 9.5, और टोटल तो 10 मिली एम्पियर है तो फिर 0.5 IB होगा, तो 9.5/0.5 किया। अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बराबर आएगा ना। हाँ। क्या क्या दिया हुआ है पहले देखो, क्या कर रहा है, आईसी का जो वैल्यू वो दिया हुआ है, आईसी कितना है, 9.5। अच्छा 10 मिली एम्पियर अच्छा, दिया हुआ 10 मिली एम्पियर दिया है। है। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि जो कलेक्टर से, सॉरी, जो इमीटर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका 95% किसको पहुंच रहा है, मतलब अगर आई होता, आई होता लेफ्ट, आई होता तुम्हारा कितना आई, तो आईसी जो होगा इट विल बी 0.95 ऑफ आई। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कलेक्ट इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका 95% ही किधर पहुंच पा रहा है, कलेक्टर को। तो अगर यहाँ से करंट आई निकला तो पहुंचे कितना, 0.95, तो इधर से। और दूसरा चीज, अब अगर आई बी निकालोगे तो आई बी कितना हो जाएगा, 0.5। अरे वो करने क्या जरूरत, 0. ये कर सकते हो ना, इधर से भी सीधे निकल जाएगा। अब तुम्हें करना हाँ क्या सर। है, यूज कर दो। तो इधर का रेशियो ले लो दोनों का, रेशियो लोगे तो आई सी बाई आई बी कितना हो जाएगा, 0.95 डिवाइडेड बाई कितना होगा, सर 19 ही तो आएगा। और यही क्या है तुम्हारा, ये बीटा। और अब एक वैल्यू ये तुमको दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है ना, तो दिया है, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, आई सी है 10 डिवाइडेड बाई आई बी बराबर किसके होगा,
IB कितना हो जाएगा, बाई ये एम्पियर। लास्ट क्या था, अल्फा। अल्फा क्या होता तुम्हारा, IE बाई, अच्छा सर वो शायद 1.9 होगा सर। कौन सा वन, सर वो 0.95 बाई 0.5 है ना, तो 1.95 आना चाहिए शायद से। हाँ सर, ये 0.05। हाँ सर, हाँ सर, वही सोच रहा था सर मैं, तो गड़बड़ हो जाता। हाँ सर। ये अल्फा क्या होता है, IE बाई IC। डायरेक्ट वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इधर ये दोनों रख दो। क्या होगा, 0.95 डिवाइडेड बाई, हो गया। ये रिलेशन होता है, तो अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो क्या है तुम्हारे पास, अगेन यही जो इक्वेशन है, IC प्लस आई में डिवाइड कर दो, किससे, IC से डिवाइड करो। IC से अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, IE बाई IC बराबर किससे होगा, 1 प्लस IE बाई, ये वाला टर्म क्या है, सर 1 बाई अल्फा, हाँ सर। ठीक है। सर बीटा, 1 बाई बीटा, तो हाँ बस सर। रीअरेंज कर, तो अल्फा अगर कैलकुलेट करोगे, अल्फा विल बी व्हाट, बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, बीटा कितना हो जाएगा, सर अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अगेन याद करने की जरूरत है, जो भी वैल्यू इधर से बोले कैलकुलेट कर लेना। IC दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, अल्फा में भी और बीटा में भी, इसलिए IC से डिवाइड करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ट्रांजिस्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कल ही है ना, कल हाँ लॉजिक सर। गेट्स, कल लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। सर लॉजिक गेट क्या सर एक क्लास में हो जाएगा? कितना क्लास चाहिए, नहीं सर, मतलब वही पूछ रहा था सर, एक क्लास में लॉजिक गेट हो जाएगा एक ना? क्लास में तो क्या ही नहीं, क्या क्या हो जाएगा, तुम लॉजिक गेट्स का ही खाली बात करते हो। लिखना, लिखना, फॉर फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फॉर कॉमन एमिटर, फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, टाइप तुमको पहले ही बता दिया कि टाइप कैसा है, कॉमन एमिटर है। द ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, द ऑडियो सिग्नल voltage across, the audio signal voltage across, audio signal voltage across collector resistance, collector resistance, collector resistance of 2 kilo ohm, across the collector resistance of 2 kilo ohm is 4 volt, is 4 volt, full stop. If current amplification factor, if current amplification factor, current amplification factor is 100, is 100, and base resistance, and base resistance is 1 kilo ohm, is 1 kilo ohm, then find, then find, then find input,
find input signal voltage, then find input signal voltage और रफ डायग्राम बना करके देखो क्या क्या इनपुट है क्या क्या आउटपुट है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। कितना 102 क्या 102 वोल्ट। ऑप्शन ही नहीं है 0.20 10 मिली 20 मिली 30 मिली और 15 मिली वोल्ट। लाइन वाले सॉल्व करे कर पाए तुम क्या नाम है? प्रतीक अभी गया क्या? हेलो हाँ सर। हो पाया? सर कर रहे हैं सर, बस कुछ एक इतना मतलब शायद इतना सर बड़ा कुछ वाला मिस्टेक हो गया। सर नहीं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है सर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बस। फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है हमें। अब इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो भी फॉर्मूला के पीछे पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर यानी कि यहाँ से निकलेगा, इधर से क्या जाएगा P और इधर P। ये रफ डायग्राम आ गया। नेक्स्ट चीज तुमको क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लो। तुम्हें दिया हुआ है जो कलेक्टर है उसका रेसिस्टेंस, यानी यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये तुम्हारा आउटपुट होगा, यानी आर आउटपुट की वैल्यू देती है कितना 2 किलो। साथ ही साथ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4 वोल्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाँ अब जो तुम्हारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे नहीं लिखना है बीटा या कुछ भी, नहीं समझ में आ रहा है क्या है तो ए आई तो कम से कम लिख सकते हो ना, ए आई कितना होगा 100। नहीं समझ में आ रहा बीटा लिखे अल्फा लिखे क्या लिखे है तो क्या लिख दोगे ए आई, क्योंकि ए आई क्या है करंट एम्पलीफिकेशन जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि बेस का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, इधर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1 किलो ओम। तुम्हें देखा क्या लगा वीबी कितना होगा यही पूछ रहा है। अब तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है, तुम्हारे पास कंडीशन है कि आई के लिए बीटा क्या होता है, बीटा होता है बोलो भाई कितना दिया हुआ 100, जरूरत नहीं है इसकी बस लिख दिए। ए बी जो होता है ए बी कितना होता है बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट डिवाइडेड बाई सॉरी बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर आउटपुट डिवाइडेड बाई, और ए बी जो होता है ये क्या होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। डेफिनेशन ये है ना ए बी का, तो इसको बस पुट कर देना है। आउटपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है
आउटपुट वोल्टेज कितना है 4, इनपुट वोल्टेज ही तो कैलकुलेट करना है, ये कितने के बराबर होगा, बीटा बीटा कितना 100, और क्या लिखा हुआ आर ओ की वैल्यू कितनी है 2, 1000 लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 1000, सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, ईबी जो होगा क्या 2/100, 2/100 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो तो 20, तो हम कहाँ से बोल रहे हैं 0.2 वाले को गलत बोले थे, अरे तो 0.02 होगा ना यार, 0.2 बोले थे, अरे यार तो ऐसे ठीक से बोला करो ना कि सुनाई तो दे कम से कम, हो गया। ऑप्शन बाद में बताया ना तुमको कि कितना कितना दिया हुआ है, 10 मिलियन सर ऑप्शन भी आप बताए थे क्या? अरे कहा मतलब लिख के नहीं बताते, बस बोल लिए थे कि 10 अच्छा अच्छा 20 30 और 15 मिली। चलो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम करना, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मॉड्यूल में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं नीट वाला कि तुम्हें कुछ डाउट मिले, जो भी क्वेश्चन होगा कॉमन बेस या कॉमन इमीटर से होगा। होमवर्क है तुम्हारा कॉमन कलेक्टर वाला, एक बार देख लेना, ठीक है ना, वही सेम रिजल्ट आएगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। और अगेन हमें पढ़ना क्या, एक्टिव वाला केस पढ़ना होता है, और जब रिवर्स कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स एक्टिव। दोनों को अगर फॉरवर्ड बायस में रख देते हैं, दोनों को फॉरवर्ड बायस में रख देंगे तो उसको स्पेशल एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दो और तरीके का होता है, जैसे एक्टिव है तुम्हारे पास, रिवर्स एक्टिव है, कट ऑफ और सैचुरेशन, ठीक है। ये ऊपर वाला दो तो पढ़ लिए, ऊपर वाले दो कैसे पढ़ लिए, एक तो ये हमारे पूरे सिलेबस में है, एक में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ते हैं, इसी का उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स एक्टिव। अब कट ऑफ के लिए दो सिचुएशन और बचा ना, इधर 4 ऐसे लिखे थे ना कि 4 तरीके का पॉसिबल है, उन 4 तरीकों में से एक कट ऑफ आता है और एक क्या होता है, सैचुरेशन। दोनों को अगर फॉरवर्ड में यूज करते हैं कट ऑफ बोलेंगे, और दोनों को रिवर्स में यूज करोगे, टेबल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, देख लेना, जो भी नीट का बुक होगा, नीट का मॉड्यूल होगा, या फिर तुम्हारे पास जी मेंस का मॉड्यूल होगा, सबसे लास्ट पेज पे, लास्ट पेज है किधर, यहाँ पे दिया हुआ, जो भी तुम्हारे इधर पेज नंबर कितना 181, रटना नहीं है, बस एक बार देख लेना, तुमसे पूछेगा नहीं, नीट वाले से तो एकदम नहीं पूछेगा, मे बी जेई मेंस और एडवांस वाले से पूछ सकता है कि अगर दोनों रिवर्स कर देंगे एडवांस तो में तो है ही नहीं सर सिलेबस में। एडवांस में नहीं है तो फिर चिल मारो, हाँ सर, फिर मजे ही करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। लॉजिक गेट्स बचे हुए थैंक कल यू सर।